एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम में आपने देखा होगा उसका फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है इसमें चल रहा है और फेज़ 3 का भी जो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल यहीं से पूछे जा रहे हैं। जो साइंस का एग्जाम्पलर है यहीं से सारे के सारे बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट एग्जाम्पलर का जो चैप्टर फर्स्ट है साइंस 10th की जो बुक है एनसीईआरटी, तो सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यूज़ को मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे जा रहे हैं। तो एक बार जब आप इसको सोल्व कर लेंगे एग्जाम्पलर के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को तो आपका जो है साइंस आपका पूरा कवर यहाँ से हो जाएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो एग्जाम्पलर के जितने भी एमसीक्यूज हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है एग्जाम्पलर का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आप एक बार देख लेंगे। तो जो भी चैप्टर हैं टोटल आपने देखा होगा 16 चैप्टर यहाँ पर है एग्जाम्पलर में। तो 16 चैप्टर यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये पहला चैप्टर है, इसके बाद जस्ट जो है आपको चैप्टर सेकंड मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको पता होने चाहिए। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, जल में लवण का विलय होना। तो इन सभी को अगर आप देखेंगे तो ये जो हैं भौतिक परिवर्तन हैं। यहाँ पर बोला गया भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। एक और आप डिफरेंस याद रख सकते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बर्फ़ के गलन का जल पर बनना, ठीक है। बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, तो जल से आप बर्फ़ भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, आप जो है इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में ये पॉसिबल होता है, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन ये जो है रासायनिक परिवर्तन का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल यहाँ पर है निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो आपको एक यहाँ पर दे रखी है अभिक्रिया, आपको बताना है एक इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला बोल रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देख लीजिए यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है। उसके बाद देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो कोई अभिकारक मिलके, ठीक है, एकल अभिकारक का निर्माण करते हैं, तो इसको कहते हैं संयोजन। तो यहाँ पर संयोजन तो हो नहीं रहा है, आप देख सकते हैं दो अभिकारक हैं, इधर पर दो उत्पाद हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये आप यहाँ से हटा दीजिए। तो ऑप्शन सेकेंड आपका यहाँ से चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए भी चला जाएगा जिस इसमें सेकेंड है। आगे देख लीजिए उपचयन अपचयन जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उपचयन अपचयन क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देख लीजिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यानी कि उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है। उपचयन क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का यहाँ पर ह्रास होता है उपचयन में, तो ठीक है। आगे देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि यहाँ पर चार भी नहीं होगा, ठीक है। तो चार भी आप काट दीजिए जिस चीज़ में चार है, तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, इसका फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर होगी, ठीक है। और यहाँ देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रतिस्थापित कर रहा है, तो ये NO बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड में उपचयन अपचयन हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा कथन आपको सत्य है बताना है। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, तो यहाँ पर देखिए क्या आयरन ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आगे और देख लीजिए ऑप्शन जल
अपचयित हो रहा है। ठीक है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर जब आयरन को देखेंगे तो आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि आयरन जो है ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन पहला तो आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड देखिए, यहाँ पर सेकेंड बोला है जल अपचयित हो रहा है। जल यहाँ पर क्या देखिए, अपचयित हो रहा है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि यहाँ बिल्कुल सही है, ये अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। जल जो है अपचायक के रूप में नहीं कार्य कर रहा है, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जल जो है यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक का। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आपका हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होती है, जिसमें जो है ऊष्मा निकलती है जिस अभिक्रिया में उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, जिस अभिक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। एक अम्ल का तनुकरण, यहाँ भी ऊष्मा निकलेगी, ये भी ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। जल का बाष्पीकरण, जल के बाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी कि ये ऊष्माशोषी हो जाएगी। कपूर का ऊर्ध्वपातन, इसमें भी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये भी ऊष्माशोषी हो जाएगी। तो ऊष्माक्षेपी यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको देखने में बड़ा लग रहा है, इसमें है कुछ नहीं। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 25 ml जलयुक्त ए, बी तथा सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए। ए, बी तथा सी बीकरों में कुछ मात्रा में NaOH, निर्जल कॉपर सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है। ये प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए और बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है। तो बस यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ए और बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए और बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है, यानी कि बीकर ए और बी में कौन सी प्रक्रिया हुई है, ऊष्माक्षेपी। समझ रहे हैं ना, तभी तो उनके ताप में वृद्धि हुई है। और यहाँ पर सी के विलयन में ताप में कमी हुई है, तो यहाँ पर बीकर सी में कौन सी हो जाएगी, बीकर सी में ऊष्माशोषी हो जाएगी। तो फर्स्ट और फोर्थ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी। आगे देखिए आप नेक्स्ट, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, ये जो है ऑक्सीकारक है, और यह क्या करता है कि फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए किसमें विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर जब देखेंगे, द्विविस्थापन बोला गया। द्विविस्थापन में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान सिर्फ एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, ये है ऑप्शन सेकेंड, यानी केवल सेकेंड आपका सही हो जाएगा। और अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, कोयले का दहन है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो है संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकेंड इसका सही होगा। यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहीं पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। तो ये स्लेटी इसलिए हो जाता है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका बोल रहा है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य हैं। तो पहला है आपका, यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी नहीं होती, यहाँ से ऊष्मा रिलीज होती है, ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर जो उत्पाद बनता है, देख लीजिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है क्षारीय होगा, और क्षारीय जो भी होता है उसका pH क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर परिणामी विलयन का pH जो है 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड आपका हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही दर्शाता है।
तो ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभी हम इसी अभिक्रिया को ऊपर देख चुके हैं, तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सॉरी, इसमें एक और ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, अवक्षेप यहाँ पर बनता है बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, तो ये अवक्षेपण और द्विविस्थापन यानी कि सेकेंड और फोर्थ जहाँ पर होगा वो आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होता है? तो H2O जो होता है जल का फार्मूला, तो विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोलर रेशियो रहता है वो 2:1 रहता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्मा शोषी प्रक्रम है? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकण, ये तो उष्मा क्षेपी है, यहाँ से तो उष्मा रिलीज होती है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन जो करते हैं तो ये जो है उष्मा शोषी होती है, यहाँ पर उष्मा की ज़रूरत पड़ती है। और आगे देखिए, जल का वाष्पीकरण, यहाँ भी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ, सेकेंड फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर इनमें से किसको आप प्रयोग करेंगे? तो लेड का ही होना चाहिए लवण, तो ये तो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इन दो में से आपको चूज करना है। तो ये अभिलेय है, ये नहीं होगा, क्योंकि अभिलेय है, जब विलेय ही नहीं है तो यहाँ पर आयन कहाँ से बनेंगे? क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर आयन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि लेड सल्फेट यहाँ पर अभिलेय दे रखा है, तो आपका लेड एसीटेट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन का यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का करेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन से जो है ये ऑक्सीकृत चीज़ें हो जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं करेंगे, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, हीलियम और नाइट्रोजन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए ये अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। पूछा गया है कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? ये एक अपघटन अभिक्रिया है तथा उष्मा शोषी है, बिल्कुल सही है। एक अपघटन प्रक्रिया है, उष्मा शोषी से ही इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहाँ पर ये उष्मा शोषी हो जाएगी, और बाकी आप यहाँ पर इसको गलत कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, यहाँ तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। वायु का द्रवीकरण, यहाँ भी नहीं। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, यहाँ भी नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, तो यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप एवं क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो संकेत बताना है, यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस होती है तो ये यहाँ पर गैस हाइड्रोजन के आगे होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन भी गैस होती है, यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और H2O यहाँ पर लिक्विड दे रखा है, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया आप देखें कौन सी है। संयोजन में क्या होता है कि दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड, ये यहाँ पर जो है संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। सेकेंड थर्ड आपका हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं, तो यही आपके टोटल क्वेश्चन थे जो एग्जाम्पलर में 18 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी दे रखे थे, वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर मल्टीपल चॉइस मिलेंगे वो मैं आपको वहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में कराने वाला हूँ। बाकी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।